चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में वो फर्स्ट वाला चैप्टर कंटिन्यू करें। भाई एसएस का हमारा फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसके बारे में चल रहा था। एक्सप्लेनेशन तो हो चुकी थी, हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। इससे पहले हमने आंसर इन ब्रीफ, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ, वो हमने समझे थे। और आज हमें क्वेश्चन समझने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पॉइंट वाइज। जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमें समझने हैं। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो, उसमें भी क्वेश्चन देखो, मैंने भी यहाँ पे लिखे हैं और आंसर्स मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। जैसे मैंने कल बताया था उसी तरह से कि मैंने शॉर्ट में आंसर्स लिखे हुए हैं। जब आप एग्जाम में ये आंसर बना के लिखो तो ये पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, ये बातें, ये पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। बाकी के इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस आप बना कर लिखो। ठीक है, और अगर पूरे सेंटेंसेस देखने हैं, पूरा आंसर रीड करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन की लिंक रखूंगा। अगर आज नहीं हुई तो एक आध दिन में वो सॉल्यूशन की लिंक अपडेट हो जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको पूरा सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। आप उसमें से पूरे पूरे सेंटेंस भी रीड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब ध्यान से समझना बेटा। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें पॉइंट वाइज में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व एंड कंजर्व करने के लिए, मतलब उसे संभालने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए हमारी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज रखी हुई है, और उसके अंदर हमारे हेरिटेज को बचाने के लिए भी कुछ ड्यूटीज रखी हुई है। और वो कौन सी ड्यूटीज है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई हमें पता है कि हमारी कंट्री का हेरिटेज वो हमारी कंट्री की पहचान कहलाता है। जो हेरिटेज विरासत है, हमने चैप्टर में समझा भी था, ये हमारे देश की पहचान है। अगर कंट्री में हेरिटेज ही नहीं हुआ, कोई भी हेरिटेज नहीं, हम उसे बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, नुकसान पहुंचाए, तो फिर हमारी कंट्री में बचेगा क्या? हमारी कंट्री की पहचान कौन सी होगी, क्या होगी हमारी विरासत? कुछ भी नहीं। इसी वजह से इसको संभालना बहुत जरूरी है। एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने चैप्टर समझाते वक्त भी दिया था कि सपोज ताजमहल जैसी चीज है, हमारी कंट्री का सबसे अच्छा हेरिटेज है कि नहीं? कि भाई पूरी दुनिया में ताजमहल फेमस है, पूरी दुनिया से जो है वो लोग आते हैं ये ताजमहल देखने के लिए। अब ये ताजमहल आज से 500-600 साल पहले बनाया गया था, और उस वक्त, आज तो जिन्होंने बनाया था शाहजहां, वो तो अब मर गए हैं। तो क्या ऐसा है कि वो ताजमहल तोड़कर जो है वो उसकी जगह पर मॉल बना दे, होटल्स बना दे, कुछ और तैयार कर दे, ऐसा कर दे? क्योंकि जिन्होंने बनाया था वो तो चले गए, ऐसा है? नहीं भाई, वो जो शानदार चीज उन्होंने बनाई थी ना, वैसी चीज दुनिया में आज फिर से और कोई नहीं बना पा रहा है। वो हमारे देश की पहचान है, वो हमारे देश का हेरिटेज है भाई, है कि नहीं? तो उसे संभालना जरूरी है। आज पूरी दुनिया से लोग कहते हैं कि चलो भारत में घूमने जाना है, क्या देखने जाएं, तो पहला नाम आता है कि चलो ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। तो ये देश की हेरिटेज है, ऐसी एक चीज नहीं, हजारों चीजें हैं देश में। और ये सब अगर हम खत्म कर दे तो क्या कहेंगे? कि अगर बाहर के देश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो वो क्या कहेंगे कि यहाँ के देश के लोगों से क्या खाली लोगों से मिलने जाना है, सड़कें देखने के लिए जाना है? नहीं ना। ये हेरिटेज देश की पहचान, देश की शान कहलाती है, तो इसे संभालना जरूरी है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी गवर्नमेंट में भी आर्टिकल 51A में कुछ ड्यूटीज लिखी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसमें सब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हमें हमारे देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। हर ड्यूटी वो आर्टिकल 51A में लिखी हुई है। और इस आर्टिकल में जितनी जितनी ड्यूटीज लिखी गई है, उसमें पॉइंट 6, 7 और 9, दे आर द ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। कि हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए ये 3 पॉइंट्स में वो इसके रिलेटेड ड्यूटीज हैं, हेरिटेज के रिलेटेड ड्यूटीज। बाकी के पॉइंट्स में जनरल ड्यूटीज है। हेरिटेज के लिए ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 6, 7 और 9, और उन 3 पॉइंट्स में ये बातें लिखी गई हैं। जैसे पहला पॉइंट है तो उसके अंदर है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। पहला पॉइंट यही बताता है कि हमें हमारे देश की जो हेरिटेज है उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा था कि ताजमहल जैसे अगर शानदार चीज है, या कोई भी ऐसी हो, सिर्फ ताजमहल एग्जांपल नहीं, कुछ भी हो, इतनी शानदार चीज है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझनी चाहिए, तो हम उसकी केयर कर पाएंगे, है कि नहीं? पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है। अगर पूरा रीड करें, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, पूरा रीड करें कि इस आर्टिकल के पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो आपकी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो। देखो चैप्टर के एंड में ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
कि जहां पर एक पॉइंट में लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, इट्स रिचनेस एंड टू प्रिजर्व इट, कि हमारा जो हार्मोनियस इतना अच्छा जो कल्चर है, इसकी रिचनेस है, कि इतना शानदार ये कल्चरल हेरिटेज बना हुआ है, तो उसे हम लोग जाने, उसकी इम्पोर्टेंस, और उसे प्रिजर्व करें। सीधी सी बात है, जिसकी इम्पोर्टेंस पता होगी हम उसी को ही प्रिजर्व करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि हमारे लिए मोबाइल जरूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस हम लोग जानते हैं तो उसे संभालते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस भी जब जानेंगे कि हाँ ये हेरिटेज क्यों जरूरी है, तो उसे भी संभालने लगेंगे। इसलिए हमारी पहली ड्यूटी आती है कि हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, तो हम उसको खुद ब खुद संभालने में लग जाएंगे। यहाँ सेकंड आता है टू मेंटेन एंड कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर हमारे नेचर के लिए हेरिटेज जो आता है, वो हेरिटेज सिर्फ कल्चरल हेरिटेज नहीं होता, नेचुरल एंड कल्चरल दोनों होता है। तो नेचर में जो जो हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है, उसके प्रिजर्व के लिए भी हमें काम करना चाहिए। पूरा पॉइंट्स अगर रीड करें तो ऐसा आता है, मेंटेनिंग द फॉरेस्ट, पॉन्ड, रिवर, लेक एंड वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स अलोंग विद कंजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपेंसेशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएटर्स। ये नेचुरल इन्वायरमेंट को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर आए हुए जो फॉरेस्ट हैं, लैंड है, लेक है, इसके अलावा रिवर्स हैं, पॉन्ड है, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स हैं, इन सबको भी मेंटेन और कंजर्व प्रिजर्व करना वो हमारी ड्यूटी बनती है। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबके साथ कंपेंसेशन से रहना, ये भी हमारी ड्यूटी है। कंपेंसेशन मतलब दया भावना दिखाना। ऐसा नहीं कि वो जानवर है तो उसे फिर मार दिया जाए, उसे कुछ भी किया जाए, ऐसा ना हो। कंपेंसेशन रखना, कंपेंसेशन मतलब दया भावना रखना उनके लिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि नहीं, ये हमारी ड्यूटी में लिखा हुआ है। एंड थर्ड वही आता है टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी हुई ना, जो भी ये हेरिटेज प्लेस हैं, बड़े बड़े महल में हम घूमने के लिए जाते हैं, जो पहले के राजा महाराजाओं के महल थे, ऐसे प्लेसेस में जाते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं देखने के लिए जाते हैं, ताजमहल जैसे प्लेसेस देखने के लिए जाते हैं। ये सब पब्लिक प्लेस है, कोई भी जा सकता है। तो ऐसे पब्लिक प्लेसेस को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि खराब करना। वहां जाके कचरा फैलाना, वहां की दीवारों को खराब करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। उन्हें प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी बनती है। वही आता है ना, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया एंड गिव अप वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कोई भी तरह का वायलेंस नहीं करना चाहिए। वहां की चीजों को तोड़ फोड़ करना, वहां की चीजों को खराब करना, ये नहीं होना चाहिए। बता रही है ध्यान। तो इसीलिए सिंपल सी बात कि भाई जो हेरिटेज है वो हमारे देश की शान है, नेचुरल हो या कल्चरल हेरिटेज हो, उसकी इम्पोर्टेंस हम लोग समझें और उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे जो ड्यूटीज लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज लिखी गई है हेरिटेज के लिए, उसे समझें और प्रोटेक्ट करने का काम हमारा होना चाहिए। बता रही है ध्यान। ध्यान से समझना बेटा, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना है। और जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझा, वैसे ही अब दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग समझे। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड स्टेट व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। कि नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, नेशनल नहीं, नेचुरल हेरिटेज, और उसके अंदर क्या क्या बातें इंक्लूड होती है। तो देखो, नेचुरल हेरिटेज मतलब नेचर से बनी हुई सब चीजें आ जाती है उसमें, है कि नहीं। नेचर से बनी हुई सब चीजें वो नेचुरल हेरिटेज में आ जाती है। एंड हेरिटेज है, विरासत है, जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। हमारे इंडिया में नेचर से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, जो सदियों से हमारे इंडिया में बनी हुई है, नेचुरली बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं है, नेचुरली बनी हुई है। और हम लोग, हम भारत में रहने वाले लोग उससे अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं, उनका यूज करते हैं, उन नेचुरल चीजों के साथ हम लोग जीते हैं, और जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें चलती आ रही है, इसलिए उसे कहते हैं नेचुरल हेरिटेज, है कि नहीं। नेचर से बनी हुई सब चीजें उसमें आ जाती है। और प्रॉपर अगर एक डेफिनेशन वाइज कहें तो ऐसे कहते हैं, द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशन बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। क्लोज रिलेशन बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, नेचर, एनवायरनमेंट, ह्यूमन लाइफ, हमारा जो क्लोज रिलेशन है, हम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपनी लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना, अपना काम काज, अपनी जिंदगी, अपनी कितनी सारी एक्टिविटी हम इन नेचुरल हेरिटेज, इन नेचर और एनवायरनमेंट की चीजों के साथ करते हैं, तो वो हमारा नेचुरल हेरिटेज बन गया है। सदियों से ये चीजें चलती आ रही है। नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या आ जाता है, अगर हम नाम समझें तो सब चीजें नेचर से बनी हुई सब चीजें। इट इंक्लूड माउंटेन,
forest, desert, rivers, stream, seas, trees, plant, creepers, flowers, leaves, insect, varied landscape, minerals, vegetation, plants, animals, etc. etc. सब चीजें नेचर से बनी हुई कुछ भी चीजें हैं वो नेचुरल हेरिटेज में है। और हम ह्यूमंस, खासकर हम इंडियंस, वो नेचर से अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। हमेशा से हमारे यहाँ पे जितने भी लोग आए, बाहर के देश से भी लोग आए, अलग अलग टाइप्स के लोग आए, वो सब नेचर लवर कहलाते थे। नेचर की पूजा करना द्रविडियंस ने स्टार्ट किया था कि नहीं, हमने पहले भी समझा था। जो द्रविडियंस यहाँ पर आए थे उन्होंने नेचर की पूजा करना शुरू किया था। आर्यंस ने उस चीजों को बढ़ाया था। जो आर्यंस आए थे उन्होंने उस चीजों को बढ़ाया। उन्होंने यम्स तैयार किए थे, है कि नहीं, श्लोक तैयार किए थे कि नेचर की सब चीजों की पूजा कैसे करनी है। हम पेड़ पौधे, जानवर, पंखी, क्या कह सकते हैं कि भाई ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, इन सबकी प्रेयर करते हैं, इन सबकी रिस्पेक्ट करना हम लोग जानते हैं। प्रेयर करने का मतलब क्या, कि उन सबकी रिस्पेक्ट करना हम लोग जानते हैं, है कि नहीं, हम उससे कनेक्टेड हैं। हमारे यहाँ कितनी सारी एक्टिविटीज हैं जो हमेशा से सिर्फ नेचर से कनेक्टेड है। सबसे पहले हमें खाना वहां से मिलता है, हमारे घर की चीजें वहां से मिलती है। पहले के समय में लोग अपना घर बनाते तो लकड़े से बनाते थे, तो वो पेड़ में से ही हमें हमारा घर भी बनता था, और उतने ही हम दूसरे नए पेड़ उगाते भी थे। आज के समय में भले चीजें बदल गई है, पर पहले हम नेचर की केयर करना जानते थे कि अगर उन्हीं से ही हमने अपना घर बनाया भी है तो वही पेड़ को हम फिर से तैयार करना भी जानते थे। आयुर्वेद चलता था इसके जरिए। आयुर्वेद आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयां बनती थी सब जो है वो नेचर से बनती थी, है कि नहीं, प्लांट्स से एंड मिनरल से, उन्हीं से ही सब दवाइयां बनती थी। तो आयुर्वेद उनके जरिए चलता था। रिस्पेक्ट बताने के लिए कितनी सारी चीजें होती थी। जैसे पहले के समय में बुद्धिस्ट रिलीजन था, तो उनकी जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, वो कहानियां अगर आप पढ़ो तो उन कहानियों में जो है वो डिस्क्राइब किया जाता था नेचर की इम्पोर्टेंस, कि नेचर के एलिमेंट्स हमसे बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे बात कर रहे हैं, जानवर बात कर रहे हैं, बादल बात कर रहे हैं, सूरज बात कर रहे हैं हमसे। ऐसी इमेजिनेटिव कहानियां होती थी, लेकिन उनका मेन मकसद यही होता था कि नेचर की इम्पोर्टेंस हमें समझाई जाए। तो हमेशा से बुद्धिस्ट रिलीजन में भी ऐसी कहानियां लिखी जाती थी, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, कि जो है वो हमें नेचर की इम्पोर्टेंस बताती थी। हमारे यहाँ पे कितनी सारी आर्ट्स हैं, कि जैसे डांस का आर्ट है, म्यूजिक आर्ट है, तो उसे भी जो है वो नेचर से कनेक्ट किया जाता है। हमारे जो पूरे दिन की रूटीन होती है वो अलग अलग प्रहर, वो भी नेचर से कनेक्टेड है। हम कहते हैं ना कि भाई दिन के जो है वो 8 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे के जो है वो 8 प्रहर बनते हैं। हमने बताया भी था, इसलिए हमारा होता है कि भाई दिन का समय होता है ना 12 से 3 और 3 से 6, दिन में दिन के 12 से 3 और 3 से 6, इसे हम दो प्रहर कहते हैं, दोपहर कहते हैं उसे, है कि नहीं। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, हमारी रूटीन है, ये सब नेचर से कनेक्टेड है। इसलिए नेचुरल हेरिटेज वो हमारा रिलेशन बताता है कि नेचर और ह्यूमन लाइफ के बीच का कैसा रिलेशन है, वो हमारा नेचुरल हेरिटेज बनता है। बता रही है ध्यान, ये चीजें ध्यान से समझना भाई, जो मैंने बोले एग्जाम्पल्स, ये बातें हैं वो आपके आंसर में जरूर लिखना, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन भी हमने समझा नेचुरल हेरिटेज के बारे में, और उसके बाद एक थर्ड वाला क्वेश्चन समझे। फिर उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन हम समझे ना, तो थर्ड क्वेश्चन अब राइट अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। पहले हमने नेचुरल हेरिटेज के बारे में समझा, अब कल्चरल हेरिटेज के बारे में समझना। कल्चरल हेरिटेज मतलब मेन मेड हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज जो था, जो नेचर से बनी हुई चीजें, और कल्चरल मतलब मेन मेड हेरिटेज कहलाती है, जो लोगों ने बनाए हैं। पूरी डेफिनेशन वाइज कहो तो ऐसे कहलाता है कि वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage। इंसान के द्वारा बनाया हुआ, इंसान के टेक्ट, उनकी होशियारी, विजडम मतलब भी वही कहलाता है कि उनकी चालाकी, उनकी होशियारी, ठीक है ना। आर्ट एंड स्किल, कि वो कितने आर्टिस्टिक वे में, कितने स्किलफुली जो भी उन्होंने तैयार किया है। इन शॉर्ट, ह्यूमंस ने जो कुछ भी तैयार किया है, तो वो सब चीजें कल्चरल हेरिटेज में मानी जाती है, जो नेचर से नहीं बनी हुई है, मेन मेड है, वो सब कल्चरल हेरिटेज। और हमारे इंडिया का कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आए थे, और वो जितने भी लोग आए सब ने इंडिया में अपनी पहचान छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कल्चरल हेरिटेज का चीज बनाई बनाई है। पहले के लोग थे ना हमारे यहाँ पे, जितने भी ट्राइब्स के लोग, जितने भी तरह के लोग यहाँ पर आए बाहर से, मतलब वो ब्रिटिशर्स हो, कि पहले वो द्रविडियंस हो, आर्यंस हो, कोई भी,
जो आए कुछ यहीं रहे, कुछ चले गए, लेकिन सब ने इंडिया में अपनी पहचान छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा मॉन्यूमेंट बनाया ही है। आज वो सब चीजें हमारे देश का कल्चरल हेरिटेज कहलाता है कि नहीं? तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक हमें वही लिखना होगा कि डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया क्रिएटेड दिस। हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के लोग आए और उन्होंने ये सब चीजें बनाई है। कौन कौन से लोग आए हैं मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, नाम ध्यान से सुनना बेटा, नहीं तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक जिसमें से भी आप आंसर पढ़ रहे हो उसमें देखो आप लोग कि टेक्स्ट बुक में भी नेचुरल हेरिटेज के बाद कल्चरल हेरिटेज के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आए थे, कि जिनमें स्टार्ट करो आर्यंस से, आर्यंस हैं, उससे भी पहले द्रविडियंस एंड ऑस्ट्रेलॉइड पीपल्स एंड नेग्रिटॉइड, जो भी कोई आए थे। पर स्टार्टिंग करो कि आर्यंस, क्षत्रप, कुशन, हुन्स, पर्शियन, तुर्क, अरब, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सब तरह के लोग अलग अलग, इसके अलावा भी जितने भी ट्राइब्स यहाँ पर आए उन सब ने इंडिया में अपनी पहचान छोड़ने के लिए ये सब जो है वो मॉन्यूमेंट्स तैयार किए हैं। अपनी होशियारी से इतनी शानदार चीजें जो है वो उन्होंने तैयार की हैं और उसकी वजह से हमारा कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच बनता है। और ऐसा रिच कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड है उन सबके नाम पर है। कल्चरल मतलब मेन मेड हेरिटेज, और इस मेन मेड हेरिटेज में क्या क्या आ जाता है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, सुनना ध्यान से कि कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आ जाता है। तो हमारा कल्चरल हेरिटेज अप्रोक्स 5000 साल पहले का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी बहुत सारे एक्सकेवेशन में मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली है 5-5 हजार साल पुरानी भी, कि जो बताती है कि उस वक्त के लोग भी स्किलफुली इतनी शानदार चीजें तैयार कर पाते थे, कि जिनमें फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं की मूर्तियां आती है। इसके अलावा ह्यूमन फिगर्स होते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स के फिगर्स होते हैं। इनके अलावा अलग अलग तरह के टॉयज, एक फेमस एग्जांपल है द स्कल्पचर ऑफ बियर्ड मैन, 5000 साल पुराना है। स्कल्पचर ऑफ बियर्ड मैन, एक मेटल का बना हुआ बियर्ड, दाढ़ी वाला इंसान, उसकी एक मूर्ति, एक शानदार मूर्ति जो 5000 साल पहले है। ठीक है, जिस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मशीन नहीं, कुछ भी नहीं, सोचो उस वक्त भी मेटल को पिघला कर फिर उसको शेप देना, पूरा फेस तैयार करना उसको, ये आम बात नहीं मानी जाती। इसी वजह से ये बहुत ही स्पेशल है। द स्कल्पचर ऑफ बियर्ड मैन, स्टैच्यू ऑफ डांसर, नटराज की मूर्ति भी जो है वो बहुत फेमस है ना, भगवान शिव का अवतार नटराज, और उसकी जो है वो मूर्ति वो बहुत फेमस है हमारे इंडिया में। इनके अलावा the figure of bullock और lion on an inverted lotus in Mauryan era, Mauryan era में जो है वो लायन एंड बुलक, उसका जो है वो इन्वर्टेड लॉटस, लॉटस सीधा नहीं, उल्टा लॉटस, और उसके ऊपर बुलक एंड लायन की जो है वो इमेज, ये एक मौर्यन ईरा का ये एक स्कल्पचर वो बहुत फेमस है। इसके अलावा स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ कलाकंद, है ना, कि कला सॉरी कालखंड में भगवान बुद्ध का जो है वो मेडिटेटिव वे में, मतलब कि ध्यान करते हुए जो उनका एक स्टैच्यू बना हुआ है वो बहुत शानदार एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, केव ऑफ एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं। इनके अलावा दूसरा अगर कहें तो हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के राजा महाराजाओं के बनाए हुए पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, स्तूपास, विहारास, चैत्य, टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्ब, फोर्ट, गेट, ये सब चीजें हमारे कल्चरल हेरिटेज में मानी जाती है। सो इन शॉर्ट लिस्ट बहुत लंबी है, जो मेन मेड चीजें हमारे यहाँ पर बनी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी चीजें बनी हुई है। इसकी वजह से तो हमारा कल्चरल हेरिटेज इतना रिच कहलाता है, जो दूसरा कोई कंट्री का नहीं है। और सिर्फ यही नहीं कि जो पहले के लोगों ने बनाया था, इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज में ये स्पेशल चीजें भी मानी जाती है कि जिनमें प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, और उस वक्त जो जो खास प्लेसेस थे, उन सब प्लेसेस को भी आज के टाइम में कल्चरल हेरिटेज में माना जाता है, कि उस फ्रीडम फाइटर्स जो भी हुए, उन्होंने जो भी फाइटिंग्स की, उनसे कनेक्टेड जितने भी प्लेसेस हैं उसे भी अब कल्चरल हेरिटेज में मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कहो तो साबरमती आश्रम, गांधी जी का साबरमती आश्रम, डांडी प्लेस है, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन जो कलकत्ता में है, दिल्ली में है प्लेसेस, एटसेट्रा, जितने भी फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए प्लेसेस हैं वो भी कल्चरल हेरिटेज में मानते हैं। और इनके अलावा हमारे इंडिया में जो जो डिस्कवरीज हुई हैं,
यहाँ के लोगों ने अपने टैक्ट और विजडम से, अपनी होशियारी से जो जो नई चीजें बनाई है जो पूरी दुनिया में पहले नहीं बनी थी, वो सब डिस्कवरी भी हमारे कल्चरल हेरिटेज में मानते हैं। कि जिनमें सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ जीरो, जो आर्यभट्ट ने जीरो का डिस्कवर किया था, वो भी हमारे इंडिया का ही तो हेरिटेज है। ठीक है ना, इंडिया से ही तो शुरू हुआ था। इनके अलावा अगर कहो तो अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजियन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजियन, रिपब्लिक, जुडिशियरी, लेगिस्लेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के पॉइंट्स, ये सब चीजें जो पूरी दुनिया को हमारे भारत देश ने सिखाया था। हमारे भारत में इन सब की डिस्कवरी हुई थी। ये सब जो भी टॉपिक्स मैंने बोले, ये सब चीजें पहले हमारे देश में बनी और उसके बाद पूरी दुनिया ने उसे अपनाया था। तो ये भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है कि इससे हमारे देश की शान बढ़ती कि हाँ भाई, ये सब बातें जो है वो हमारे भारत से शुरू हुई थी। फिर बता रही है ध्यान, तो इसलिए नेचुरल हेरिटेज जितना हमारे लिए जरूरी है ना, कल्चरल हेरिटेज भी उतना ही जरूरी है। ये हमारी कंट्री का प्राइड कहलाता है, एक शान कहलाता है, गर्व होता है कि हाँ भाई हमारे भारत देश में ऐसी चीजें बनी हुई है। अरे बात ध्यान, पक्का ना, ध्यान से समझना बेटा। आपको एग्जाम में भी पूछे तो इन तीनों के अंदर जो जो नाम है, उन नाम की अच्छी खासी लिस्ट लिखना बेटा। ठीक है, तो देखो आज जैसे हमने क्वेश्चन समझे ना, ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन हमने क्लियर किए। अब उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं चैप्टर के, वो अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।